केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री क्लास 11 और हमारा चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमारी क्लास नंबर 3 है। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कुड नॉट बी डिराइव फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो चार हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया है। इसमें से कौन सा हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे डिराइव नहीं कर सकते, मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये हम लोग कंक्लूड करते हैं क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहे थे। तो ए तो नहीं होगा, बी देखते हैं। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। ये भी सही है, कैलकुलेशन से ये डिराइव किया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। सोलर सिस्टम मॉडल से कंपेयर इसीलिए करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों एनसीईआरटी में दिए हैं, तो चारों ऑप्शन हो जाएंगे। फिर हमारे पास गलत क्या होगा, कौन सा ऐसा होगा जो हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। ये आगे जब नील्स बोर ने जो दिया था उसके अनुसार उन्होंने ये बोला था, ये पॉस्टुलेट दिया था। तो यहाँ सी नंबर डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है आपका रदरफोर्ड मॉडल से। तो इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कंक्लूजन कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये नील्स बोर ने दिया था अपने पॉस्टुलेट में जब उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। तो आंसर हो जाएगा द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुड नॉट डायरेक्टली कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। दिस कंसेप्ट वाज लेटर प्रपोज्ड बाय बोर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें पता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन और उसका वेलोसिटी हम लोग डेफिनेटली दोनों एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो कोई एक हम लोग एक्यूरेट या बहुत ही नज़दीक में फाइंड कर पाएंगे, तो हमारी ट्रेजेक्टरी के लिए दोनों चाहिए। तो दोनों हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है क्रोमियम 3+ आयन, उसके बाद हमारे पास है Fe3+ आयन, उसके बाद हमारे पास है मैंगनीज 2+ आयन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब इनऑर्गेनिक आप पढ़िएगा क्लास 12th में, इसमें भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, पर इनऑर्गेनिक जो आपको मेन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है 12th में। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में आप ये सब देखिएगा, पर जब आप इनऑर्गेनिक पढ़िएगा डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो उनमें आपको अच्छे से उनके रिएक्शंस, आयंस, ये सब आपको देखना है। तो Mn2+, उसके बाद आपके पास है कोबाल्ट 3+ है, और उसके बाद आपके पास है स्कैंडियम 3+, है ना। आपको सिंबल ध्यान होने चाहिए, एक बार पूरा पीरियोडिक टेबल के कम से कम सिंबल पहचान लीजिए। ठीक है, 30, 40 यहाँ तक आप याद कर सकते हैं, पर कम से कम आप पहचान लीजिए, कोई भी एलिमेंट आपको दिखे तो उसका नाम आप पहचान सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो क्रोमियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रोमियम का देखेंगे। तो क्रोमियम होता है 24, यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होता है हमारे पास, आर्गन, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन आप सीखिएगा, नोबल गैस 1s2 2s2 2p6 ऐसे भी लिख सकते हैं, पर शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। आर्गन 18 हो गया और 6 बचा। तो आर्गन जहाँ से पूरा होता है उसके बाद हमारा कौन सा शुरू होता है, तो 4s से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन 4s से पहले आपका क्या फिल होता है, 3d फिल, मतलब 4s पहले फिल होता है ना। 4s के बाद 3d फिल होता है, लेकिन जो आपका 4s है वो आपका बाद में लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग डिमोटिवेट होते हैं और एक साथ छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, हमें धीरे धीरे हिम्मत करके आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातें इनको आप बस बहुत बार आप करिएगा तो ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया जैसे 4s का एनर्जी और 3d का एनर्जी, तो 4 + 0 4 होता है, और d का एनर्जी SPD 0 1 2 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम एनर्जी का है, तो पहले ये फिल होगा, उसके बाद ये हमारा फिल होगा। ठीक है, लेकिन लिखते समय हम लोग पहले 3d लिखते हैं। तो 4s अब फिल करेंगे तो इसमें 2 फिल होगा, तो 3d 2। ठीक है, और 18 19 20 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर 3d5 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 1 है, 2s 4s 1 हो जाएगा। ये सब बातें, ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आयरन को देखते हैं। आयरन हमारा 26 है, तो ये हो जाएगा
आर्गन, तो ये हमारा हो जाएगा 3d5, सॉरी 4s है, फिर से इसको ऐसे बढ़ते 18, तो 19 20 और ये हमारा 6 हो गया 26, ठीक है। उसके बाद हमारा मैंगनीज है, तो मैंगनीज भी देख लेते हैं। मैंगनीज 25 होता है, तो ये हो जाएगा आर्गन 18 19 20 25 है ना। बहुत बेसिक में हम लोग जा रहे हैं, ब्रीफ में जा रहे हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या है कोबाल्ट। कोबाल्ट 27 होता है, तो फिर से 18 19 20 27 और क्या है स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 होता है, तो आर्गन, ठीक है 18 19 20 और ये हमारा हो गया 21, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो रिमूव हमारा कहाँ से होगा 4s से होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा, ये पहले फिल हुआ, पर जब रिमूव करेंगे तो यहीं से हम लोग रिमूव करेंगे, पहले यहीं से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ से हटा दिए तो ये हट गया, और 2 यहाँ से हटा देंगे तो 3d3 हो जाएगा। तो अब ये 3+ हो गया, Fe3+, 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, 2 तो यहाँ से हट जाएगा, एक यहाँ से हट जाएगा, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, इसी को हटा देंगे। उसके बाद 3+, 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, 2 यहाँ से हटेगा और एक यहाँ से हटेगा, तो 6 हो जाएगा, और 3 हटाना है हमें S, है ना। तो ये आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन पेयर सेम है, तो 3d5, तो जिस ऑप्शन में Fe3+ और Mn2+ होगा वो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर्स विच आर नॉट आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स होता क्या है, आइसोटोप्स में हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, और जो एटॉमिक मास या हम लोग मास नंबर बोलते हैं वो नंबर होता है। एटॉमिक मास में कुछ पॉइंट के संग कुछ आ सकता है, पर मास नंबर में हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मास नंबर या एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, x 612 और y 613। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, तो मतलब ये आइसोटोप्स है। और क्वेश्चन पूछा है विच आर नॉट आइसोटोप्स, तो हम लोग एनालाइज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा। मैं ऑप्शन सी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन सी है x 6 और 14 और y 7 14। तो ये देखिए आइसोटोप्स नहीं है ये पेयर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर ही अलग है, तो ये नहीं होगा। यहाँ मास नंबर सेम है तो ये आइसोबार का पेयर है, ओके। तो ऐसे आप देख सकते हैं मोर देन 1 करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो ये फिर से हमारा 3 टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है। कई बार ऐसी दिक्कतें होती है, नॉट करेक्ट है, निगेटिव में क्वेश्चन है। पहला दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, ये बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। अगर आप थोड़ा पढ़िएगा एनसीईआरटी में थ्योरी में तो आपको ये दिख जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो, तो ये भी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ऑप्शन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे ट्यूब, ये बिल्कुल सही है। वो ना तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं ना फिर मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करते हैं, तो तीसरा सी भी नहीं होगा। 4th नंबर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ये गलत है। वो ना तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करते हैं ना नेचर ऑफ गैस पे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इफ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, तो अगर सेम स्पीड पे कुछ ट्रैवल कर रहा है हमारे ऑप्शन है, तो विच मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो अगर हमारा स्पीड सेम है तो वेवलेंथ किसका शॉर्ट होगा। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो वेवलेंथ मैटर वेव्स का, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv, ठीक है। अब यहाँ देखिए h तो हमारा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर दिया इफ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, तो ये हमारा v है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है, तो ये जो हमारे स्पीड है वो भी सेम है क्योंकि इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड, तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास या लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। तो विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो मास हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल हमने देखा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी He2+ न्यूक्लियाई होता है, मतलब हीलियम न्यूक्लियाई या He2+, तो इसका मास सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनका कम होता है एज कम्पेयर टू हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मास तो वेवलेंथ सबसे कम, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा पार्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जो हम लोग क्लास 4 से कंटिन्यू करेंगे। जेईई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देखेंगे,
और धीरे धीरे हम लोग क्लास 11th चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ये तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास कर जा रहे थे विदाउट डिफ्लेक्शन। तो आंसर क्या है? नॉट बी डिराइव। तो ये तो डिराइव कर सकते हैं, तो नहीं होगा। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर while that of nucleus is 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं कैलकुलेशन में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा समझना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, जो सोलर सिस्टम से हम लोग कंपेयर करते थे, एनसीईआरटी में दिया हुआ था। लेकिन ये जो हमारे पास है सर्कुलर पाथ इन फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये आपका डायरेक्टली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से नहीं आया था। ठीक है, तो ये आपका बोर, तो नील्स बोर ने ये दिया था जब उन्होंने पॉस्टुलेट किया था। ठीक है, पॉस्टुलेट दिया था अपने मॉडल का। तो ये वाला जो है वो डायरेक्टली आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी आपका डिराइव कर सकते हैं, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो वो लोग कैसे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस के बीच है, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सी नंबर है रदरफोर्ड मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये जो आपका ऑर्बिट्स वाला है वो डायरेक्टली नहीं हमारा रदरफोर्ड मॉडल से डिराइव किया गया था। ठीक है, तो इसको आप बस याद रखें। वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कंक्लूजन्स वगैरह में अगर आप थ्योरी को थोड़ा पढ़िएगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में क्योंकि चारों हमारे पास कंक्लूजन से हम कह सकते हैं आए थे, लेकिन फिर भी एक होगा जो डिराइव नहीं किया गया था, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी होगा जो डायरेक्टली डिराइव नहीं था। आगे के पॉस्टुलेट में जो दूसरा मॉडल आया था उसमें नील्स बोर ने ये दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स could not directly conclude that electrons move in a circular path of fixed or energy called orbits. This concept was later proposed by Bohr. Question number 14 है, which of the following is responsible to rule out the existence of definite paths or trajectories of electrons? तो इलेक्ट्रॉन्स के डेफिनेट पाथ और उनके डेफिनेट वेलोसिटी ये दोनों हम लोग एक बार में फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये दिया गया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, तो एक समय में उसका लोकेशन और उसका स्पीड हम पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो उसकी ट्रेजेक्टरी है वो ट्रेजेक्टरी हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पेयर ऑफ आयंस दिए हुए हैं, इसका बस हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है और फिर देखना है कि किन दो पेयर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखा क्रोमियम मैंगनीज है ना, तो हम लोग ये जो नोबल गैस को हम लोग लिख के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसा भी हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इससे कर सकते हैं, तो इसके लिए नोबल गैस उनके पीरियड हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रोमियम हो गया न्यूट्रल 3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले S से जाता है हमारा। ठीक है, तो 1 और यहाँ से 2 तो 3D3। उसी तरह Mn2+, Fe3+, CO3+ और Sc3+, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है, तो देखिए आर्गन 3D5 आयरन 3+ और आर्गन 3D5 मैंगनीज 2+, तो Fe3+, Mn2+, ऑप्शन अच्छे से टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द पेयर्स विच आर नॉट आइसोटोप्स। तो इनमें से कौन सा पेयर आइसोटोप नहीं है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या है। आइसोटोप्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है पर मास नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सी और डी में तो एटॉमिक नंबर ही अलग अलग है, तो ये आपका क्या है, आइसोटोप्स नहीं है। मास नंबर सेम है तो सी और डी आपका आइसोबार्स है, आइसोटोप्स नहीं है।
ए और बी में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, इसलिए ए बी आइसोटोप्स हैं। लेकिन नॉट में, निगेटिव में क्वेश्चन है तो कौन से नहीं है, तो सी और डी आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक नंबर ही अलग अलग है, मास नंबर सेम है, तो ये सब क्या है, आइसोबार के पेयर है, आइसोटोप्स के नहीं है, तो नॉट आइसोटोप्स, तो सी और डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो फिर से आप देखिए नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो हम लोग आगे देखते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड, तो ये बिल्कुल सही है। कैथोड रेज कैथोड से स्टार्ट करते हैं और एनोड पर मूव करते हैं, लेकिन क्वेश्चन है नॉट करेक्ट, तो ध्यान रखना है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल सही है। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज होते हैं वो गैस पर या इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये सही है, तो ये गलत होगा ऑप्शन, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। लास्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, तो ये गलत है, क्योंकि जो हमारा कैथोड रेज होते हैं वो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करते हैं और इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन है, क्योंकि यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और साथ ही वो डिपेंड नहीं करते हैं नेचर ऑफ गैस पर भी प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, इफ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, यहाँ पी से प्रोटॉन हो गया, और हमारा ये सारे वेव्स ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड सेम है, तो यहाँ देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हमारा जो लेमडा होता है वो होता है h/mv, ठीक है, हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, तो यहाँ पर वेवलेंथ में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो तो हमारा कांस्टेंट है, और साथ में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड, तो हम कह सकते हैं लेमडा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो यहाँ पर हमारा मास सबसे ज़्यादा किसका है, तो हीलियम पार्टिकल्स का He2+, जिसको अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, तो इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन 19, ये हम लोग क्लास 4 में देखेंगे, कुछ मेंस के भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी डायरेक्टली NCERT बेस्ड होते हैं, हल्का सा मॉडिफाइड या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज़ फॉर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर रीजन आपको बताना है, JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन है, तो क्लास 4 से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।